नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञान की बातें अपने जीवन में उतार लो। कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र विनती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधु आप इसका लाभ उठा सके। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बड़े ही दिलो जान से प्रेम करते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वो बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वो अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब वे दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है कि हे पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। आज मुझे बहुत ही अधिक बेचैनी का अनुभव हो रहा है। इसलिए हे पिया, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। प्रिय सज्जनों, जैसे ही नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो वो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल हुआ जा रहा है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारे मन की व्याकुलता दूर हो जाए? प्रिय सज्जनों, ये सुनने के बाद वो नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, तुम कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनने के बाद मेरे मन की व्याकुलता दूर हो जाए और मेरे मन को कुछ शांति प्राप्त हो। इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गरीब भाई और अमीर बहन की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक भाई बहन के लिए अपना रिश्ता किस प्रकार निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य के जीवन में गरीबी घर बना लेती है। आखिर ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से जानने को मिलेंगे। इसीलिए आज की ये कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत साबित होगी। आज की कहानी के माध्यम से आपके लिए ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली हैं। इन बातों को सुनकर के कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। इसलिए हे प्रिय, आज की इस कहानी के लिए तुम बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम इस कहानी के लिए प्रारंभ करो। मैं पूरा मन लगाकर और ध्यान पूर्वक सुनूंगी और इस कहानी में बताई गई उन 8 बातों को भी मैं अपने जीवन में अवश्य ही उतारूंगी। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वो नीलकंठ अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों संतानों में एक पुत्र था और दूसरी पुत्री। किसान अपने पुत्र का नाम तो खुशहाल सिंह रख देता है और पुत्री का नाम कमला रखता है। इधर धीरे धीरे खुशहाल सिंह और कमला बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे करके उस किसान की वो दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं और कुछ समय पश्चात उन दोनों की आयु विवाह योग्य हो जाती है तो उस किसान के लिए अपने दोनों बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान अपने किसी कार्य से पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहाँ पहुंचकर उसे एक व्यापारी का पुत्र पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वो अपनी पुत्री कमला का विवाह कर देता है। इस प्रकार से वो कमला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती है। इधर अपनी पुत्री को विदा करने के बाद में वो किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में विचार करता है कि पुत्री तो मेरी अपने घर की हो गई, उसकी जिम्मेदारी से तो मैंने छुटकारा पा लिया। अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपने बहू बेटा के साथ में गुजार दूंगा। प्रिय सज्जनों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, हे प्रिय,
ईश्वर की भी लीला बड़ी ही विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसके लिए अमीर बना दे और किसके लिए गरीब, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दिन वो किसान किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाता है और जब उस किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत को देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ही दुखी होता है और अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराता है और महंगी से महंगी दवाइयां ला करके उनको स्वस्थ करने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे करके उस किसान की सारी धन संपत्ति बिककर उसी किसान पर लग जाती है। इस प्रकार से वो किसान का पुत्र अपने पिता का इलाज कराते कराते बिल्कुल कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन वो किसान अपने बेटा के लिए अपने पास बुलाता है और अपने बेटा खुशहाल सिंह से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई कार्य मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाए और उसका कोई भी समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम के लिए भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए हे बेटे, अब तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनने के बाद वो खुशहाल सिंह एकदम से चुप हो जाता है। अब वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में लग चुकी थी। इसके बाद वो लड़का कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद वो गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ समय पश्चात उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद पूरी रीति रिवाज के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। खुशहाल सिंह का घर, खेत खलिहान उसके पिता की बीमारी के कारण उसके इलाज में सब कुछ बिककर लग चुके थे और जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाती है वो उसके पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से वो खुशहाल सिंह एकदम से बहुत ही गरीब हो जाता है। प्रिय सज्जनों, जब खुशहाल सिंह एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वो गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीबी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर खुशहाल सिंह की बहन कमला, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की गरीबी के बारे में पता चलता है तो वो अमीर बहन अपने भाई से घृणा करने लगती है। वो अपने मन में विचार करने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, जमीन सब कुछ बिक चुका है और अब उसके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वो मेरी ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी, बात बात पर मुझे ताने मारेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही भिखारी हैं। इस प्रकार तो मेरी बहुत ही अधिक बदनामी होगी। इसी कारण से प्रिय सज्जनों, वो कमला अपने सगे भाई खुशहाल सिंह से रिश्ता तोड़ देती है। ना ही कमला अपने भाई के लिए अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी भी अपने भाई के घर जाती है। कमला के भाई खुशहाल सिंह को भी इस बात के बारे में अच्छी प्रकार से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए खुशहाल सिंह भी अपनी बहन की ससुराल कभी भी नहीं जाता है। इस प्रकार वो कमला तो अपनी ससुराल में बड़े ही ऐशो आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। इधर खुशहाल सिंह मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी न किसी तरह से अपने समय को व्यतीत करने लगता है। इधर वो नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय, कुछ वर्ष बीतने के बाद खुशहाल सिंह की बहन कमला के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन खुशहाल सिंह की बहन कमला अपने भाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं भेजती है और ना ही उसके यहाँ भात मांगने आती है। इस बात का पता जब उसके भाई खुशहाल सिंह को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर के खुशहाल सिंह बहुत ही खुश हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला को देता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी के लिए बहन के यहाँ चलना है। जब खुशहाल सिंह की पत्नी के लिए इस बात की जानकारी होती है कि मेरी ननद के बेटे की शादी है तो वो भी इस बात को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हो जाती है
और अपने मन में सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से कम मैं अपनी ननद से तो मिल आऊंगी और उसके घर को भी देख आऊंगी। वो बड़ी ही प्रसन्न होकर के अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में अवश्य ही चलूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है कि नहीं। प्रिय सज्जनों, अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर के वो खुशहाल सिंह बिल्कुल ही चुप हो जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, निमंत्रण तो नहीं आया है, पर इस बात की मुझे दूसरों के माध्यम से पता चला है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर है तो वो हमारी बहन का ही बेटा। तभी सुशीला अपने पति खुशहाल सिंह से कहती है, देखो बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, और आपके लिए भी बिना निमंत्रण के उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी खुशहाल सिंह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि देखो प्रिय, मेरी बहन कमला के ससुराल वाले बहुत ही अमीर लोग हैं, उन्हें मुझ गरीब की याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे लिए न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास पहुंचा ही ना हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार का सोच विचार मत करो, तुम जल्दी से बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर के लिए चलो। प्रिय सज्जनों, अपने पति की इन बातों को सुनकर के उसकी पत्नी सुशीला कहने लगती है कि हे पियाजी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना दावत के मैं तो जाने वाली हूं नहीं। तब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वो खुशहाल सिंह कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला ही अपनी बहन की ससुराल को चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जिठानी मेरी बहन के लिए बात बात पर ताने मारेंगी और उससे कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तेरा भाई तेरे लड़के की शादी में नहीं आया। इतना कहने के बाद खुशहाल सिंह अपने घर के अंदर से बाहर को चला जाता है। इधर प्रिय सज्जनों, वो नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, खुशहाल सिंह जो था वो बहुत ही अधिक गरीब हो चुका था, उसके पास भात के लिए कपड़े खरीदने को पैसे नहीं थे। इसी कारण से वो किसी के पास जाकर उससे पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन कमला, अपने बहनोई व उनके माता पिता के लिए भात ले जाने के लिए कपड़े खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। उधर पैदल चलते चलते खुशहाल सिंह के लिए सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के वो अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। वो बेचारा दरवाजे पे ही खड़ा होकर के अपनी बहन का आने का इंतजार करने लगता है। तभी कमला की जिठानी की नजर खुशहाल सिंह पर पड़ जाती है और वो खुशहाल सिंह के लिए पहचान लेती है। खुशहाल सिंह को देखने के बाद कमला की जिठानी कमला से जाकर कहती है कि हे कमला, आज तेरा भाई तेरे दरवाजे पर आया है, वो बाहर दरवाजे पर खड़ा है। इधर जब कमला अपनी जिठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वो अपनी जिठानी से पूछने लगती है कि हे जिठानी जी, यदि तुमने मेरे भाई के लिए द्वार पर खड़ा देखा है तो तुम मुझे ये बताओ कि मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं। तभी उसकी जिठानी कहती है कि तुम्हारा भाई तो फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वारे पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। इतनी बात सुनने के बाद वो कमला बड़े ही गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर जब खुशहाल सिंह अपनी बहन कमला के लिए अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख करके खुशहाल सिंह की आंखों में स्वतः ही आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद कमला अपने भाई को अपने साथ लेकर के सभी की नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर के पूछती है कि हे भैया, तुम्हारे पास किसने न्योता भेजा था जो तुम इस हालत में चले आए। तभी खुशहाल सिंह कहता है कि हे बहन, तुमने तो अपने भाई के लिए बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुख से मुझे इस बात का पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए जैसा भी मन पड़ा वैसा भात लेकर के आया हूँ। प्रिय सज्जनों, अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनने के बाद उसकी बहन कमला कहने लगती है कि हे भाई,
तुम्हें इस प्रकार से बेशर्मों की तरह मेरे द्वारे पर नहीं आना चाहिए। तुम इस प्रकार से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर पर मेरी बेइज्जती कराने को चले आए। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी लाज शर्म की बात है। कम से कम अपने नहीं तो मेरे मान सम्मान का तो ख्याल करते। आखिर तुम्हारी तो समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। प्रिय सज्जनों, अपनी बहन कमला के मुख से ऐसे कटु वचनों को सुनने के बाद उस गरीब भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तभी खुशहाल सिंह अपनी बहन के कदमों में गिर कर के माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि हे बहन, तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस बात का नहीं पता था कि मेरे आने से तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। मैं तो इसीलिए आया था कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताने ना मारे। इसीलिए मैं तुम्हारे पूरे परिवार के लिए भात लेकर के आया हूँ। यदि मुझे इन सब बातों के बारे में पहले से जानकारी होती कि मेरे आने से तुम अपने आप को बेइज्जत महसूस करोगी और तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा महसूस होगा, तो मैं जीवन में कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता। भला मैं तो यही सोचकर आया था कि मेरे इकलौते भांजे की शादी है। यदि मैं उस शादी में नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अब प्रिय सज्जनों, अपने भाई खुशहाल सिंह की बातों को सुनकर के उसकी बहन कमला का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वो खुशहाल सिंह से कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जब तुम मेरे द्वारे तक आ ही गए हो तो तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरे सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी दो कौड़ी की हो जाएगी। सभी लोग सोचेंगे कि कमला का भाई तो बहुत बड़ा भिखारी है। और रही भोजन की बात, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं भोजन की थाली तुम्हें तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दूंगी और तुम भोजन खाकर के चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। तभी खुशहाल सिंह कहता है, बिल्कुल सही कहा बहना, मैं इसी लायक हूँ, मेरे साथ यही होना चाहिए था। विधाता ने तो मुझे ठुकरा ही दिया है, तुम भी मुझे ठुकरा दो। मैं आज रात को ही अपने घर के लिए चला जाता हूँ, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए जो कपड़े लेकर आया हूँ, तुम उन कपड़ों के लिए रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे परिवार के लिए बड़े ही प्यार से लाया हूँ। तभी प्रिय सज्जनों, वो कमला अपने भाई से उन कपड़ों को लेकर के वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाते समय उस कमरे की बाहर से कुंडी लगा जाती है। अब प्रिय सज्जनों, वो खुशहाल सिंह उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने भाग्य को कोसते हुए बहुत ही शर्मिंदा होता है और अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगता है। प्रिय सज्जनों, इतनी कहानी सुनाने के बाद वो नीलकंठ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे प्राणनाथ, बहुत ही अच्छी कहानी है, तुम और आगे सुनाओ, इस कहानी में आगे क्या होता है। तभी नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, इधर तो खुशहाल सिंह उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मुझे भोजन लेकर लौटकर वापस आती होगी। आज तो मुझे बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। इधर प्रिय सज्जनों, वो निर्मोही बहन अपने भाई को अंधेरे कमरे में बंद करके वो शादी के काम धंधे में इस प्रकार से व्यस्त हो जाती है कि उसको अपने भाई के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता कि मेरी माँ का जियाया भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद बैठा है और वो मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। प्रिय सज्जनों, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, तभी भूख प्यास की वजह से वो खुशहाल सिंह छटपटाने लगता है और उस अंधेरे कमरे में उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तभी खुशहाल सिंह अपनी बहन के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं होता है। इसी प्रकार प्रिय सज्जनों, उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े खुशहाल सिंह के लिए 2 दिन बीत जाते हैं। तभी खुशहाल सिंह के लिए अपने बीवी बच्चों की याद आती है। वो अपने मन में सोचता है, यदि आज कोई मेरे लिए इस कमरे में भोजन लेकर के नहीं आया तो मैं इस अंधेरे कमरे में पड़ा पड़ा मर जाऊंगा, और यदि आज मैं यहाँ पर मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। प्रिय सज्जनों, खुशहाल सिंह उस कमरे में यही सब सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से कमला की जिठानी उसी कमरे के पास से गुजरती है जिसमें खुशहाल सिंह बंद था। जब खुशहाल सिंह को किसी की उसी कमरे के पास से गुजरने की आहट सुनाई देती है, तभी खुशहाल सिंह अपने दोनों हाथों से उस कमरे के दरवाजे को पीटने लगता है। और जब कमला की जिठानी के कानों में
दरवाजे को पीटने की आवाज पहुंचती है। तभी वो उस कमरे के दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर खुशहाल सिंह को बंद देखकर एकदम से चौंक जाती है और खुशहाल सिंह से पूछने लगती है कि हे भैया, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था। लेकिन वो बेचारा खुशहाल सिंह इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। जब कमला की जिठानी दोबारा पूछती है तो खुशहाल सिंह इस बात को छुपा लेता है कि उसको इस कमरे में किसने बंद किया था, और वो झूठ बोलकर कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। हे बहन, यदि तुम आज मेरे पास नहीं आती तो भूख प्यास से मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। और इतना कहने के बाद वो खुशहाल सिंह उस घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो अपने घर की सीढ़ी लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा खुशहाल सिंह मायूस मन से अपने घर की ओर चल देता है। अंत में वो चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उस पर ठीक प्रकार से रास्ता भी नहीं चली जा रही थी। तेज धूप के कारण उसे एकदम से चक्कर से आने लगते हैं। जैसे ही खुशहाल सिंह का सिर चकराता है और वो उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती हैं और वो बूढ़ी माँ खुशहाल सिंह के गिरने से पहले ही उसे थाम लेती हैं। प्रिय सज्जनों, जब खुशहाल सिंह के लिए कुछ घंटों के बाद दोबारा होश आता है तो खुशहाल सिंह स्वयं को एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। वो बूढ़ी माँ उसके ऊपर एक पंखा लेकर के धीरे धीरे हवा कर रही थी। अब होश आने के पश्चात खुशहाल सिंह एकदम से खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी माँ के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे माँ, तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। प्रिय सज्जनों, इतनी कहानी सुनाने के बाद वो नीलकंठ थोड़ा विश्राम करने लगता है और विश्राम करने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए इससे आगे की कहानी सुनाता है। नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वो बेचारा खुशहाल सिंह लेटा हुआ था, साक्षात देवी माँ थी। इधर खुशहाल सिंह जिन बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ था, वो बूढ़ी माँ और कोई नहीं, खुशहाल सिंह की पत्नी सुशीला जिन देवी माँ की पूजा किया करती थी, वो वही देवी माँ थी। क्योंकि प्रिय सज्जनों, खुशहाल सिंह की पत्नी सुशीला बहुत ही बड़ी माता की भक्तिन थी। वो प्रतिदिन माता रानी की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना किया करती थी। इसीलिए जब खुशहाल सिंह चक्कर खाकर गिरने को होता है तो उसी समय देवी माँ तत्काल प्रकट होकर के खुशहाल सिंह को संभाल लेती हैं और खुशहाल सिंह का सिर अपनी गोद में रख करके उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब खुशहाल सिंह के लिए होश आता है तो वो उन बूढ़ी माँ स्वरूपा देवी माँ को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी माँ कहती हैं कि हे बेटा, तुम इधर कहाँ से आ रहे थे और इधर तुम्हें कहाँ जाना है। तभी वो बेचारा खुशहाल सिंह बताता है कि हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी और मैं उस शादी में भात लेकर के गया था। मैं अपनी बहन कमला के घर से आ रहा हूँ और यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा गांव है, वहीं जा रहा हूँ। तभी वो बूढ़ी माँ खुशहाल सिंह से कहती हैं कि हे बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तभी खुशहाल सिंह कहता है कि पूछो माँ, क्या पूछना चाहती हो। तभी बूढ़ी माँ कहती हैं कि हे बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया है कि वहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम लौटकर खाली हाथ क्यों जा रहे हो। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ भेंट नहीं भेजी। उन बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के खुशहाल सिंह की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी खुशहाल सिंह उस बूढ़ी माँ स्वरूपा देवी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। इस प्रकार से खुशहाल सिंह के मुख से उस घटना को सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता मत करो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसको भूल जाओ। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल करके उन फलों को खा करके अपने पेट की क्षुधा को शांत करो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब तुम्हारे पेट की भूख शांत हो जाए तो कुछ फल तुम अपने बीवी बच्चों को भी तोड़ कर ले जाना, क्योंकि जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे मिलेंगे तो वे तुमसे पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से हम लोगों को क्या लाए हो। तो तुम उनसे कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ये फल भेजे हैं। ऐसा करने से पुत्र तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे
और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी धूमिल नहीं होगी। प्रिय सज्जनों, जैसे ही खुशहाल सिंह बूढ़ी माँ के मुख से इन बातों को सुनता है तो उनकी बात मान करके खुशहाल सिंह उन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तभी खुशहाल सिंह उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वो अपने थैले में रख लेता है। ये सब करने के बाद में प्रिय सज्जनों, खुशहाल सिंह उन बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल देता है। तभी वो बूढ़ी माँ खुशहाल सिंह से कहती हैं कि हे बेटा, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाना, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएंगी। और प्रिय सज्जनों, उसी समय वो बूढ़ी माँ खुशहाल सिंह के लिए 8 बातें बताती हैं और उन 8 बातों को सुनने के बाद खुशहाल सिंह अपने घर की ओर चलने लगता है। जब खुशहाल सिंह फलों से भरे उस थैले को लेकर के अपने घर पहुंचता है, तभी खुशहाल सिंह के छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी खुशहाल सिंह के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि हे पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, तो बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये सुनकर खुशहाल सिंह अपने हाथों में लगा हुआ थैला अपने बीबी बच्चों की ओर कर देता है और थैला देने के बाद खुशहाल सिंह अपने घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर खुशहाल सिंह के जाने के बाद में जब खुशहाल सिंह की पत्नी सुशीला उस थैले को खोलकर देखती है तो उस थैले के अंदर का नजारा देख करके वो एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला क्या देखती है कि वो थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है और जब खुशहाल सिंह की पत्नी अनार के लिए फोड़ती है तो उस अनार के फल के अंदर से हीरे मोती निकलते हैं और जब वो आम के फलों को काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलती है। ये सब देख करके खुशहाल सिंह की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और दौड़ती दौड़ती अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर उससे कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर के क्या आए हो। तभी खुशहाल सिंह अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर के अपने मन में विचार करने लगता है कि शायद मेरे घर वालों के लिए ये फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए आज मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बातें कर रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़े लेकर के आना चाहिए था। तभी प्रिय सज्जनों, खुशहाल सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने ला करके तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसके लिए ही बच्चों को बांट कर दे दो। तभी उसकी पत्नी सुशीला कहती है, इन सब बातों को छोड़ो, सबसे पहले तुम घर के अंदर चलो और घर के अंदर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये कहने के बाद सुशीला अपने पति खुशहाल सिंह को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और उस थैले को दिखाते हुए अपने पति से कहती है, इन फलों को देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहने के बाद सुशीला ने उन फलों से भरे थैले को खुशहाल सिंह के सामने पलट दिया और थैला पलटते ही उस थैले के अंदर से हीरे जवाहरात सोना चांदी निकलता है। तभी सुशीला कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य बदल दिया, उन्होंने इन फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। प्रिय सज्जनों, जब ये नजारा खुशहाल सिंह देखता है तो वो सारी बात समझ जाता है कि मुझे रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी ये सब उन्हीं का चमत्कार है। इसका मतलब रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो बूढ़ी माँ अवश्य कोई देवी थी। लेकिन इस बारे में खुशहाल सिंह अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन हृदय से उन बूढ़ी माँ के लिए नमन करता है। प्रिय सज्जनों, नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से खुशहाल सिंह के लिए एक साथ बहुत सारा धन मिल जाता है और वो गरीब खुशहाल सिंह फिर से पहले की तरह अमीर हो जाता है। कुछ समय पश्चात खुशहाल सिंह अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर आलीशान एक घर बनवाता है और बड़ी ही शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह रहने लगता है। अब तो सभी नगर के लोग भी रोहन को पहले की तरह सम्मान देने लगते हैं। धीरे धीरे करके जब उसकी राजा महाराजाओं की तरह शान शौकत हो जाती है तो एक दिन खुशहाल सिंह की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने अपने पिता के घर जाती हैं, इसीलिए अब तुम भी अपनी बहन की ससुराल जाओ और मेरी ननद के लिए मेरे घर बुलाकर ले आओ। इसी बहाने से वो अपने पीहर घूम जाएंगी और इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। प्रिय सज्जनों, जैसे ही खुशहाल सिंह अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनता है तो खुशहाल सिंह अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर फिर से अपनी बहन के घर जाता है।
एक बार फिर से खुशहाल सिंह अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर पहले की तरह खड़ा हो जाता है, जिस दरवाजे पर वो विवाह के समय आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर कमला की जिठानी घर से बाहर आती है और बाहर का नजारा देख कर के भागती भागती कमला के पास जाती है और जाकर के कमला से कहती है कि हे कमला, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जिठानी के मुख से इस बात को सुनने के बाद वो कमला कहने लगती है कि हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। प्रिय सज्जनों, दरअसल कमला इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि कमला इस बार भी अपने भाई के लिए भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन प्रिय सज्जनों, जब उसकी जेठानी बताती है कि हे कमला, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं आया है बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 नौकर हैं। तुम्हारे दरवाजे पर बाहर एक बहुत ही सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। तुम बस एक बार बाहर जाकर के तो देखो। प्रिय सज्जनों, जैसे ही कमला अपनी जिठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जिठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का यकीन नहीं होता है और सच्चाई परखने के लिए वो चुपचाप खिड़की से दरवाजे की ओर देखने लगती है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही कमला ने अपने भाई के उस रूप के लिए निहारा तो अपने भाई के ठाट बाट को देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो अपने मन में विचार करने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, पहनने के लिए उसके पास ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर ये अचानक से एकदम से इतना बड़ा अमीर कैसे हो गया। अब तो खुशहाल सिंह की बहन कमला आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। इसके बाद कमला अपने भाई के लिए सम्मान पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है कि हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनने के बाद वो खुशहाल सिंह कहने लगता है कि हे बहना, कोई बात नहीं, उस समय परमात्मा ने हमें बहुत सारे कष्ट दिए थे, इसलिए हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। तुम्हारी गलतियों के लिए तो मैंने पहले ही तुम्हें क्षमा कर दिया था, इसलिए हे बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हें बुलाने को भेजा है, अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है। इतना सुनने के बाद प्रिय सज्जनों, कमला खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने को तैयार होने लगती है और तैयार होकर कमला अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस प्रकार से जब खुशहाल सिंह की बहन अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वो देखती है कि मेरे भाई का तो एक बहुत बड़ा भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर दास दासियां हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। वो कमला अपने भाई की ऐसी मजबूत स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और उधर खुशहाल सिंह की पत्नी भी अपनी ननद की खूबी खातिर खुशामद करती है और जब तक कमला अपने पीहर में रहती है तब तक उसकी भाभी उसको पलकों पर बिठाकर रखती है। खुशहाल सिंह की पत्नी सुशीला के लिए लगता था कि ये सारी शान शौकत मेरी ननद की वजह से ही है, अन्यथा हम तो बहुत बड़े गरीब थे। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्योंकि प्रिय सज्जनों, खुशहाल सिंह ने अपनी पत्नी के लिए अपने अमीर होने की कोई भी बात नहीं बताई थी कि हम किस प्रकार से अमीर हुए हैं, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि ये सब मेरी बहन कमला की वजह से नहीं, ये सब तो देवी माँ के आशीर्वाद का चमत्कार है। प्रिय सज्जनों, खुशहाल सिंह की पत्नी सुशीला भी इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थी। कुछ समय बीतने के बाद जब खुशहाल सिंह की बहन कमला का उसकी ससुराल जाने का समय होता है तो खुशहाल सिंह की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए तुम अतिशीघ्र बाजार चले जाओ और बाजार जाकर तुम अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा उपहार लेकर आओ। प्रिय सज्जनों, अपनी पत्नी के मुख से इस बात को सुनने के बाद खुशहाल सिंह बाजार के लिए चला जाता है और बाजार में जाकर एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है कि हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? तभी मोची कहता है कि हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उनकी बनवाने की बहुत अधिक कीमत लगेगी। तभी खुशहाल सिंह कहता है कि हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो जब भी मेरी बहन उन जूतियों के लिए पहने
तो वे जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों के लिए बोलें। इसके बाद मोची के लिए खुशहाल सिंह ज्ञान की वो 8 बातें बताता है जो कि उसे बूढ़ी माँ ने बताई थी। खुशहाल सिंह मोची से कहता है कि हे मोची, अब ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तभी खुशहाल सिंह पहली बात मोची को बताते हुए कहता है कि बात ज्ञान की है कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात बताता है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे अपने आप को दीन। चौथी बात बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। दोष समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। प्रिय सज्जनों, छठी बात बताते हुए खुशहाल सिंह मोची से कहता है, कर्म कभी भी ना करो कोसो सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वो रहता सदा गरीब। सातवीं बात इस प्रकार से बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार, विजयी होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए खुशहाल सिंह मोची से कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम आगे बढ़ाकर रखे तो जूतियां बस यही बात बोलें कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। मैंने जो 8 बातें थी वो तुम्हें बता दी। ऐसी 8 बातें बोलने वाली मोची भाई मुझे जूतियां बना कर दो। जब ये 8 बातें वो जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन 8 बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। तभी नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से खुशहाल सिंह उस मोची से हीरे मोतियों से जड़ी हुई अपनी बहन को जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर उपहार स्वरूप अपनी बहन को दे देता है। उन सोने चांदी की जूतियों को पाकर के उसकी बहन कमला का चेहरा एकदम से खिल जाता है। इसके बाद कमला अपने भाई से विदा लेकर अपने घर को चली जाती है। इधर जब कमला अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो कमला की देवरानी जिठानी उससे पूछने लगती हैं कि हे कमला, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है। तभी कमला अपनी देवरानी जिठानी अपने सास ससुर को और अपने देवर जेठ को अपने भाई द्वारा दी गई भेंट को दिखाती है। वो जूतियां दिखाते हुए कहती है कि देखो, मेरे भाई ने सोने चांदी से बनी हुई हीरे जवाहरात से जड़ी हुई ये जूतियां दी हैं। प्रिय सज्जनों, तभी कमला उन जूतियों को पहन करके और चल करके दिखाती है। जैसे ही कमला उन जूतियों को पहन करके पहला कदम रखती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। प्रिय सज्जनों, जब कमला इस बात को सुनती है तो उसका सिर शर्म से नीचे की ओर झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब उसकी देवरानी जिठानी पूछती हैं कि हे कमला, आखिर क्या हुआ जो तुम एकदम से रोने लगी, तो कमला अपनी देवरानी जिठानी के लिए सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दिया और मेरा भाई मेरे द्वार से भूखा प्यासा ही अपने घर वापस लौट गया। अब देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी है। अब मेरा मन बिल्कुल भी जीने को नहीं करता है। तभी कमला की जिठानी उसको समझाने लगती है कि हे बहन, जो कुछ भी हुआ तुम उसको भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए मेरी बातें तुम सदैव भी याद रखना। और इस प्रकार से कमला की जिठानी कमला को 8 बातें बताती है। जो व्यक्ति रात्रि में रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा मनुष्य बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, अर्थात जिस घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में माता लक्ष्मी अधिक दिनों तक नहीं टिकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्य अस्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग अतिशीघ्र गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूल के कार्यों में पैसों को बर्बाद किया जाता है,
ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए विदा हो जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे के मद में आकर के दूसरे लोगों की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी अतिशीघ्र चली जाती हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की कभी इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से सदैव ही कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी भोगनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए नाराज होकर के चली जाती हैं। इस प्रकार से कमला की जेठानी कमला के लिए ये ज्ञान की 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी को समझाते हुए कहती है कि हे बहन, मेरी इन 8 बातों के लिए हमेशा गांठ में बांध कर रखना। प्रिय सज्जनों, इधर नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है। इन ज्ञान की 8 बातों को सुनने के बाद खुशहाल सिंह की बहन कमला एकदम से बदल जाती है और उसकी भली बात समझ में आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये ईश्वर ना जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसके लिए अमीर, इस बात का किसी को भी पता नहीं है। उसके समझ में ये भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, आज की हमारी कहानी के बारे में आप सभी के क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।